अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाई जंप या ऊंची छलांग। इसके कवानीन पढ़ने से पहले हम एक नज़र देख लेते हैं कि हमें हाई जंप के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है। तो सामान में हमें चाहिए होते हैं 2 पोल्स, जिनको हम जब ज़मीन पे रखते हैं तो उनका दरमियानी फ़ासला 4 मीटर होता है और उनका ज़्यादा से ज़्यादा दरमियानी फ़ासला 4.04 मीटर होता है। और जो पोल्स हैं उनका ऊपर वाला किनारा क्रॉस बार से कम 10 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। फिर है जी क्रॉस बार। पोल्स के बाद हमें एक क्रॉस बार की ज़रूरत होती है। क्रॉस बार जो होती है किसी भी मौजू मटेरियल की बनी हुई होती है और इसकी लंबाई 4 मीटर और इसका कुतर जो है वो 30 मिलीमीटर और वज़न 2 किलोग्राम होता है। क्रॉस बार रखने के लिए हमें सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, टेक्स या सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, जिनकी शक्ल चपटी हमवार होती है और इनकी लंबाई, टेक्स की लंबाई जिनके ऊपर क्रॉस बार को रखा जाता है, उनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी और ये मजबूती से पोल्स में लगी हुई होंगी और इनका रुख पोल्स के अंदर की जानिब एक दूसरे के बिल्कुल सामने होगा। इसके अलावा हमें एक लैंडिंग एरिया की ज़रूरत होगी। लैंडिंग एरिया में क्या चीज़ शामिल है? एक फोम मैट्रेस या गद्दा जिसको कह लें, वो हमें चाहिए होता है और उसकी गद्दे की लंबाई होती है 5 मीटर, चौड़ाई उसकी 3 मीटर, उसकी मोटाई या ऊंचाई 70 सेंटीमीटर होती है और इसको हम काबिल इंतकाल अखाड़ा या काबिल इंतकाल लैंडिंग एरिया भी कहते हैं। ये हमारा सामान था जो कि हमें हाई जंप के लिए या ऊंची छलांग के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है। बच्चों, अपना बुक से 296 पेज नंबर निकाल लें और देखें, यहाँ आपको 2 पोल्स लगे हुए नज़र आएंगे। पोल्स के ऊपर एक क्रॉस बार रखी गई है जो कि पोल्स के अंदरूनी तरफ 2 टेक्स लगाई गई हैं, सपोर्ट्स लगाई गई हैं जिनके ऊपर उसको रखा गया है और इस क्रॉस बार के बिल्कुल नीचे एक लाइन लगी हुई है, बिल्कुल नीचे एक लाइन लगी हुई है और लाइन से तकरीबन 10 सेंटीमीटर आगे मैट्रेस को रखा गया है, काबिल इंतकाल अखाड़े को रखा गया है और जो पोल्स होते हैं वो लाइन के ऊपर होते हैं और लाइन से पोल से आगे जो मैट्रेस होता है वो उससे तकरीबन 10 सेंटीमीटर आगे रखा जाता है। वो इसलिए कि जब खिलाड़ी रनवे में भागता हुआ आता है, क्रॉस बार को क्रॉस करके वो लैंडिंग एरिया के ऊपर गिरता है तो फिर क्या होता है, वो लैंडिंग एरिया हिलता है। उसके हिलने से फिर अगर पोल्स बिल्कुल उसके साथ जुड़े हुए हों तो पोल्स भी हिलते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए कि पोल्स को किसी भी तरह की कोई मूवमेंट उस पोल्स में ना हो, तो काबिल इंतकाल अखाड़े को थोड़ा आगे रखा जाता है और उन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला हुआ? कम से कम 10 सेंटीमीटर का फ़ासला, यानी क्रॉस बार पोल्स से कम से कम 10 सेंटीमीटर मैट्रेस को आगे रखा जाता है। बच्चों, ये तो थी हमारा सामान जिसकी हमें ज़रूरत होती है ऊंची छलांग के लिए। अब हम इसके कवानीन पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। ऊंची छलांग के लिए बारी का तयन कुरानंदाजी से किया जाएगा कि कौन से खिलाड़ी ने कब अपनी बारी लेनी है, तो उसके लिए कुरानंदाजी की जाएगी। नंबर 2 पे है जी, चीफ जज मुकाबला शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को इब्तदाई ऊंचाई और हर राउंड के बाद बढ़ाई जाने वाली ऊंचाई से आगाह करेगा। इब्तदाई ऊंचाई यानी कि बताएगा चीफ जज कि आपकी पहली ऊंचाई कौन सी है जिसके ऊपर आपने पहला जंप करना है और इसके बाद हर राउंड के बाद कितने सेंटीमीटर हमने इस ऊंचाई को बढ़ाते जाना है। तो ये चीफ जज जो है मुकाबला शुरू होने से पहले ही खिलाड़ियों को इन 2 बातों से आगाह करेगा। नंबर 3 पे है, हर राउंड के बाद क्रॉस बार को 2 सेंटीमीटर से कम ऊंचा नहीं किया जाएगा, मासवाए अगर सिर्फ एक खिलाड़ी रह जाए या अव्वल पोजीशन के लिए बराबरी की सूरत हो जाए, तो इस सूरत में उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा क्रॉस बार को 2 सेंटीमीटर से कम ऊंचा नहीं किया जाएगा। नंबर 4 है जी, खिलाड़ी को ऊंची छलांग के लिए सिर्फ 1 पाँव पर जंप करना होगा, 1 पाँव पर उछलना होगा। नंबर 5, मुकाबले से पहले मुकाबले की जगह पर खिलाड़ी को मश्क के लिए जजेस की निगरानी में कुरानंदाजी के मुताबिक 2-2 जंप दिए जाएंगे। किस लिए? प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए 2-2 जंप दिए जाएंगे जो कि जजेस की निगरानी में और कुरानंदाजी के मुताबिक हो।
नंबर 6 है जी, मुकाबला शुरू होने के बाद किसी भी खिलाड़ी को रनवे या टेक ऑफ एरिया में मशक करने की इजाज़त नहीं होगी। मुकाबला शुरू होने के बाद खिलाड़ी को रनवे या टेक ऑफ एरिया में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 7, जंप करते वक्त अगर खिलाड़ी से क्रॉस बार गिर जाए तो ये नाकामी शुमार होगी। कि जंप खिलाड़ी ने किया है तो उसके जिस्म के किसी हिस्से से या उसके कपड़ों से हाथ या पाँव टच करने से क्रॉस बार भी नीचे गिर जाती है उसके साथ साथ, तो फिर क्या होगा, ये उसकी नाकामी शुमार होगी। नंबर 8, जंप करते वक्त किसी भी खिलाड़ी के जिस्म का कोई हिस्सा क्रॉस बार की लाइन से आगे ज़मीन या लैंडिंग एरिया को टच हो जाए तो ये नाकामी शुमार होगी। कि क्रॉस बार बच्चों पोल्स के ऊपर होती है, अब उसकी लाइन कौन सी, कुछ जहन में आ रहा है आपके कि उसकी कौन सी लाइन जिससे पाँव टच हो जाए और फाउल हो जाए। आप बुक का पेज नंबर 296 खोलें और देखें कि क्रॉस बार जिसके ऊपर से खिलाड़ी जंप कर रहा है उसके बिल्कुल नीचे एक लाइन लगाई गई है जो कि क्रॉस बार के बिल्कुल नीचे होती है। खिलाड़ी जब रनवे में भागता हुआ आता है तो इस लाइन से आगे उसका पाँव नहीं जाना चाहिए और ना ही आगे जो मैट्रेस रखा हुआ है, जो हमारा अखाड़ा है, उसको भी टच नहीं करना चाहिए। अगर लाइन क्रॉस करता है या लैंडिंग एरिया को वो टच करता है तो फिर क्या होगा, फाउल हो जाएगा और ये खिलाड़ी की नाकामी शुमार होगी। नंबर 9 है जी, खिलाड़ी को बेहतरीन जंप का फ़ायदा दिया जाएगा। फ़ायदा तो होता ही है बच्चे को उसका, अगर जंप सबसे अच्छा है तो फिर क्या होगा, वो पोजीशन के लिए शुमार किया जाएगा। नंबर 10 है जी, ऊंची छलांग लगाने के लिए दौड़ने और उछलने की जगह बिल्कुल हमवार होगी। कि रनवे जो है उसमें किसी भी किस्म के छोटे मोटे कोई घड़े और पत्थर कांटे वगैरह नहीं होंगे जिससे कि खिलाड़ियों को भागते हुए नुकसान पहुंचने का खदशा हो, बल्कि वो जगह रनवे वाली और उछलने वाली यानी टेक ऑफ एरिया बिल्कुल हमवार और साफ़ सुथरा होना चाहिए। नंबर 11, खिलाड़ी अपनी मर्ज़ी से चीफ जज की पहले से ऐलान करदा ऊंचाइयों में से किसी बुलंदी पर जंप लगा सकता है। कि चीफ जज ने जो उसको ऊंचाइयां या हाइट्स बताई हैं उनमें से किसी भी ऊंचाई पर वो जंप लगा सकता है और किसी भी ऊंचाई को वो पास ऑन कर सकता है यानी छोड़ सकता है कि मैंने इस ऊंचाई पर जंप नहीं करना बल्कि इससे आगे वाली ऊंचाई पर मैं जंप करूँगा। नंबर 12 है जी, एक ही ऊंचाई पर मुतवातर 3 नाकामियों के बाद खिलाड़ी को मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा मासवाए अव्वल पोजीशन के लिए या बराबरी की सूरत में। बच्चों आपको पता है कि एक ऊंचाई पर खिलाड़ी को 3 कोशें या बारियां दी जाती हैं, लेकिन अगर खिलाड़ी एक ही ऊंचाई पर 3 दफ़ा जंप करता है और तीनों दफ़ा ही नाकाम रहता है, उसको क्रॉस करने में, अबूर करने में, उस हाइट को तीनों दफ़ा नाकाम रहता है, तो फिर क्या होगा, खिलाड़ी को मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन अव्वल पोजीशन के लिए है या बराबरी की सूरत में है तो फिर उसको मुकाबले से खारिज नहीं किया जाएगा। एक और भी बात आपको इसके साथ साथ बता दूं कि किसी भी ऊंचाई पर पहली नाकामी के बाद खिलाड़ी अपनी दूसरी और तीसरी कोशिश को किसी अगली ऊंचाई पर इस्तेमाल कर सकता है, वो पास ऑन इस ऊंचाई को दे सकता है, कर सकता है। अगर कोई खिलाड़ी एक मर्तबा एक ऊंचाई को छोड़ दे यानी पास ऑन दे दे तो वो खिलाड़ी इस ऊंचाई पर दोबारा जंप नहीं कर सकता मासवाए अव्वल पोजीशन या फिर बराबरी की सूरत में। नंबर 14, खिलाड़ी दौड़ने या उछलने की जगह पर इंतज़ामिया का मुहैया करदा निशान रख सकता है। वो किस लिए ये निशान रखेगा कि जब वो तेज़ी से रनवे पर भागता हुआ आता है तो उसको ये जहन में रहे, दूर से वो निशान नज़र आ जाए कि मैंने फ़लाँ जगह से जंप लेना है, इसलिए वो इंतज़ामिया का मुहैया करदा निशान रख सकता है उस जगह पर जिस जगह से उसको जंप लेना होगा। नंबर 15 है, नाम पुकारे जाने और जज के इशारे के बाद खिलाड़ी को 1 मिनट के अंदर ऊंची छलांग की शुरुआत करनी होगी। कि जैसे उसका नाम पुकारा जाता है तो उसके पास 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट के अंदर अंदर उसने अपनी बारी लेने के लिए आना होता है, अपनी छलांग लगाने के लिए उसकी शुरुआत करनी होगी। अगर वो 1 मिनट के अंदर नहीं पहुंचता तो फिर वो उसकी नाकामी शुमार होगी। और इसके अलावा जब उसका 1 मिनट ख़त्म होने में 15 सेकंड रह जाएं तो जज पीले रंग की झंडी या किसी भी और तरीके से उस खिलाड़ी को इस बात से मुतला करेगा कि आपका टाइम ख़त्म होने में 15 सेकंड रह गए हैं, अगर आपने अपनी बारी लेनी है तो
मतलूबा जगह पे पहुंच जाएं। नंबर 16 है जी, खिलाड़ी अपने जूतों में कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकता जिससे कि उसके मज़ीद उछलने की ताकत में इजाफ़ा हो, मसलन स्पाइक्स वगैरह, उससे उछलने की ताकत में इजाफ़ा होता है, इसलिए खिलाड़ी उनको अपने जूतों में नहीं रख सकता, जूतों में इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर 17, मुकाबले के दौरान पोल्स की जगह तब्दील नहीं की जा सकती, लेकिन अगर रेफरी की राय में उछलने या लैंडिंग एरिया मुकाबले के काबिल ना रहे तो ऐसी सूरत में तब्दीली सिर्फ राउंड के मुकम्मल होने पर ही मुमकिन होगी कि मुकाबले के दौरान पोल्स की जगह जो है वो तब्दील नहीं की जा सकती, लेकिन अगर रेफरी ये बताए कि जो लैंडिंग एरिया है या फिर टेक ऑफ एरिया है, यानी जो उछलने की जगह है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, मुसलसल जंप करने से वहाँ छोटे छोटे घड़े पैदा हो गए हैं जो कि खिलाड़ी की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में तब्दीली मुमकिन है। और कब? जब एक राउंड मुकम्मल हो जाए, राउंड के मुकम्मल होने पर वो फिर तब्दीली मुमकिन है, तब्दील किया जा सकता है उसकी जगह को, चाहे वो पोल्स हैं चाहे लैंडिंग एरिया। नंबर 18, खिलाड़ियों को डोपिंग यानी नशावर अद्वियात, ऐसी नशावर अद्वियात जिनके इस्तेमाल करने से खिलाड़ियों की ताकत में फ़ौरी इजाफा हो जाता है, उनका इस्तेमाल करना ममनू है। फिर है जी रनवे, दौड़ने उछलने का रास्ता। दौड़ने के रास्ते की लंबाई कम से कम 15 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर होगी, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर होगी, लेकिन अगर हमारे पास जगह है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 25 मीटर भी हो सकती है। उछलने का एरिया और भागने का एरिया यानी रनवे और टेक ऑफ एरिया ये बिल्कुल साफ़ और हमवार होंगे और इनमें किसी किस्म के कोई घड़े, पत्थर या कांटे वगैरह नहीं होंगे कि जिनकी वजह से खिलाड़ी की कारकर्दगी पर असर पड़े। बच्चों, ये हमारे रूल्स थे, रूल्स हमने पढ़ लिए। अब हम इसके फाउल्स पढ़ते हैं, ऊंची छलांग के फाउल्स। नंबर 1 है दोनों पाँव पर जंप करना। जब हम इसके कवानीन या रूल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि खिलाड़ी को एक पाँव पर जंप लेना होगा। तो अब फाउल्स में वही चीज़ है कि अगर खिलाड़ी एक पाँव पर जंप नहीं लेता, दोनों पाँव पर जंप करता है तो क्या होता है, ये फाउल हो जाता है। नंबर 2 है क्रॉस बार के नीचे से गुजरना। क्या नीचे से गुजरना सही है? नहीं, क्योंकि ये तो हाई जंप है ना, ऊंची छलांग है, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस बार के ऊपर से खिलाड़ी को गुजरना होता है। अगर ऊपर से गुजरने की बजाय वो नीचे से ही गुजर जाता है तो फिर क्या होता है, फाउल हो जाता है। नंबर 3, 1 मिनट के अंदर वो अपनी बारी नहीं लेता तो भी फाउल हो जाता है। नंबर 4, एक ही ऊंचाई पर क्रॉस बार को मुतवातर 3 दफ़ा गिरा देना या एक ही ऊंचाई पर 3 दफ़ा उसका मुसलसल नाकाम हो जाना, तो ये भी फाउल होता है। नंबर 5, जूतों में स्प्रिंग रखना ताकि उछलने की ताकत में इजाफा हो और फिर वो पकड़ा जाए तो फिर ये क्या होता है, उसकी नाकामी शुमार होती है और उसको मुकाबले से भी खारिज कर दिया जाता है। नंबर 6, जंप करते वक्त क्रॉस बार को सपोर्ट से गिरा देना, कि जंप किया है साथ ही उसके जिस्म के किसी हिस्से से हाथ, पाँव या फिर कपड़ों से टच होकर क्रॉस बार जो है वो नीचे गिर गई है तो फिर वो क्या होगा, उसकी नाकामी शुमार। ये थे जी इसके फाउल्स। आज हमने इसके सामान के बारे में पढ़ा, ऊंची छलांग में कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है। उसमें हमें पोल्स चाहिए होते हैं, क्रॉस बार चाहिए होती है और क्रॉस बार रखने के लिए सपोर्ट्स या टेक्स की ज़रूरत होती है और फिर हमें एक लैंडिंग एरिया यानी एक मोटा गद्दा चाहिए होता है। इसके बाद हमने इसके कवानीन पढ़े हैं, कवानीन के बाद फिर हमने साथ ही इसके कुछ फाउल्स भी पढ़ लिए हैं और आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा रह गया है, इसकी टाई है, जो टाई वो हम इंशाल्लाह मैं कल आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि अगर आज ही हम ये पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।